तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझो कि वक्फ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर ये वक्फ बोर्ड नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा वक्फ बोर्ड आप लोग सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको जो भी बोलते हैं ये लगता है हिंदी के जो छात्र होंगे वो जानते होंगे कि वक्फ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उर्दू शब्द होते हैं इसमें जो है, इसको मैं नाम नहीं पता ये क्या बोला जाता है, इसको नीचे जो लगे रहता है ना, जैसे जेड के लिए क्या बनता है, जा बनता है ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी को लेकर के आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने टाइप किए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है, तो पहले वक्फ समझते हैं, फिर इसके बाद वक्फ बोर्ड समझेंगे। जब कोई मुस्लिम, वक्फ के बारे में बता रहा हूँ, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे ज़मीन हो गया, दुकान हो गया, पैसा हो गया, मकान हो गया, संपत्ति में तो कुछ भी आ सकता है ना, समाज या धर्म की भलाई के लिए अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए दान कर देता है, तो इसे वक्फ कहते हैं। तो ये समझ लो वक्फ क्या है, एक संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है। किसको? समाज के नाम पर। ये मुस्लिम धर्म में ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम धर्म में ही वक्फ का चलन, ये प्रचलन है। तो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति ही अपनी संपत्ति जैसे ज़मीन, दुकान, पैसा, मकान, ठीक है, ये समाज या धर्म की भलाई के लिए, यानी भलाई यहाँ लिखा हुआ देखो, ऐसा नहीं कि केवल दे दिया, और अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए, ठीक है, दान कर देता है, तो इसे वक्फ कहते हैं। मतलब एक तरीके से वक्फ ये समझ लो कि एक तरीके की संपत्ति है जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा या मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दान कर दी जाती है। किसके लिए? समाज के लिए और धर्म के लिए। फिर ये संपत्ति अब किसी की निजी नहीं रहती। मतलब अब जो है, अगर ये व्यक्ति चाहे कि अरे यार हमने दे दिया, कल हमें होश नहीं था, मैंने जोश में दे दी, अब मुझे दूसरे दिन वो बोल रहा है कि मुझे वापस कर दो, तो ये मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यही लिखा है, ये संपत्ति अब किसी की निजी नहीं रहती बल्कि समाज की संपत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि वक्फ क्या होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन गरीब बच्चों की पढ़ाई और मस्जिद की देख रेख के लिए दे दे, तो ये एक वक्फ संपत्ति कहलाएगी। समझ गए? तो आई थिंक ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं कि वक्फ संपत्ति की देख रेख कौन करता है। आप समझो कि ये वक्फ संपत्ति दे रहा है, किसको दे रहा है, इसकी देख रेख कौन करेगा, ये भी तो प्रश्न आना चाहिए ना माइंड में आपके। तो हर संपत्ति का एक केयर टेकर या मैनेजर होता है, जिसे मुतवल्ली कहते हैं। ये उर्दू शब्द है, इसका आप नाम याद रखना, मुतवल्ली, ठीक। इसको मुतवल्ली कहते हैं। हर संपत्ति का एक मुतवल्ली होगा। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन को वक्फ को दे दी गई, वक्फ बोर्ड को, तो अब ये वक्फ में शामिल हो गई। अब ये ज़मीन वक्फ आ गई। पहले ये ज़मीन थी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की, अब ये वक्फ है। अब इसका कोई देख रेख करने वाला भी तो एक मैनेजर होता है या केयर टेकर होता है, उसको बोलते हैं मुतवल्ली, ठीक है। तो ये इसकी देख रेख करेगा मुतवल्ली, ठीक। लेकिन अकेला मुतवल्ली सब जगह काम नहीं कर सकता। आपको ये भी पता होगा, मान लीजिए एक शहर है, एक शहर में 25 ज़मीनें हैं जो वक्फ की हैं। अब उसमें सबकी जो है, जो केयर टेकर यानी मुतवल्ली होता है, वो सबकी देख रेख नहीं कर सकता। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन अकेला मुतवल्ली सब जगह काम नहीं कर सकता, इसलिए एक बड़ा संगठन बनाया गया जिसे राज्य वक्फ बोर्ड कहते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड। तो ये आपको पता होगा कि मुतवल्ली के ऊपर जो क्या हो गया, स्टेट वक्फ बोर्ड, ठीक। यानी ये बड़े पैमाने पर क्या करेगा, इन्हीं संपत्तियों की देख रेख करेगा। तो आप समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है जो राज्य में है, ये करता क्या है। तो अपने राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों को, जैसे मान लीजिए हम बिहार में हैं, तो बिहार में जितनी संपत्तियां हैं वक्फ की, उनकी सबकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, राज्य वक्फ बोर्ड की। तो अपने राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों को रिकॉर्ड रखता है। जैसे दुकानों ज़मीनों से आने वाला किराया इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए अब वक्फ जो ज़मीन है उसमें मान लीजिए 25 दुकानें बना दी इन्होंने, वो रोड किनारे की दुकानें थी, तो उससे कुछ ना कुछ किराया आएगा। तो उस किराए से क्या करेंगे, वक्फ बोर्ड इकट्ठा करेगा। ये वक्फ बोर्ड जो राज्य स्तर का होता है, ये इससे आने वाला किराया इकट्ठा करेगा। अब पैसा आएगा किसके लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ इकट्ठा होता है राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा, ठीक। फिर उस पैसे को क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, शिक्षा में, मदरसा में, गरीबों की मदद में, कब्रिस्तान में, मस्जिद की देखभाल के खर्च में ये पैसा लगाया जाता है, ठीक है। अगर किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाए तो उसे छुड़ाने का काम भी कौन करता है, यही स्टेट वक्फ बोर्ड। यानी मान लीजिए कोई ज़मीन है जो वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की, अब वो वक्फ संपत्ति तो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, मान लीजिए जैसे ज़मीन थी इस पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो इसका छुड़ाने का काम कौन करेगा, यही स्टेट वक्फ बोर्ड। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए बिहार का अपना मोतिहारी जिला में वक्फ की एक दुकान से हर महीने 20,000 रुपये किराया आता है, ठीक। वह पैसा बिहार वक्फ बोर्ड गरीब बच्चों की पढ़ाई और कब्रिस्तान की देखभाल में लगा सकता है। अब जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही लगाए, हो सकता है मस्जिद के देख रेख में लगा दे, लेकिन ऐसे पैसे समाज के सुधार के लिए लगाया जाए तो बहुत बेहतर होता है। और ये अच्छा तरीका भी माना जाता है कि पढ़ाई में लगा रहे हैं, इस समाज की भलाई के लिए लगा रहे हैं। ये मान लीजिए कोई गरीब मुस्लिम है, उस अपनी जो है बच्ची की शादी करने के लिए पैसा नहीं उसके पास, तो उसको पैसा दे दिया ताकि वो गरीब परिवार अपने बच्चे की शादी या बच्ची की शादी कर ले। तो ऐसे काम समाज के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे थे जिससे सरकार को लग रहा था कि ये जो है समाज को गलत राह पे ही ले जाएंगे, मतलब पारदर्शी चीज़ें नहीं थी। और ऐसा नहीं कि ये सारी जगह थी, कुछ ही जगह थी, इससे जो है शंका भी होती थी।
और आपको ये भी बता दें कि जो सरकार के पास जो ज़मीनें होती हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय के पास जो ज़मीनें हैं, उसके बाद अगर कहीं ज़मीन है तो इसी वक्फ के पास थी सबसे ज़्यादा ज़मीनें। और इसने जो है एक इस पे सवाल इसलिए भी उठा कि 2011 के बाद 2023 तक इसका एक सर्वे कराया गया 2023 तक, तो इसने अपनी संपत्ति में 2 गुना वृद्धि की थी। कि वक्फ की संपत्ति में 2 गुना वृद्धि कैसे हो गई इन 10-11 सालों में, 12 सालों में। तो ये चर्चा का विषय था, तो इसीलिए 2024 में विधेयक ला करके सरकार ने वक्फ कानून भी बनाया है। ठीक है, अब ये संपत्ति आसानी से जो है कोई नहीं ले सकता कि कोई भी किसी की भी संपत्ति वक्फ बता देता था पहले। तो अभी समझेंगे पूरा मुद्दा। तो अभी आप वक्फ बोर्ड तक समझ गए होंगे। ठीक, अभी समझते हैं राज वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कोई एक बोर्ड होता है क्या। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक तो हो गया आपका मुतवल्ली, मुतवल्ली आपने सुना ना कि कोई एक संपत्ति का मैनेजर या केयर टेकर हो गया, उसके ऊपर हो गया स्टेट वक्फ बोर्ड। अब इसके ऊपर एक बोर्ड या काउंसिल भी होती है, लेकिन ध्यान रखना वो काउंसिल कोई संपत्ति नहीं रखती, यानी पूरे देश में एक काउंसिल होगी। जैसे मान लीजिए देश है, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, ये इसमें भी मुतवल्ली होंगे। ठीक है, तो एक स्टेट का होगा स्टेट वक्फ बोर्ड जो संपत्ति की देखरेख करेगा। लेकिन इस संपत्ति की देखरेख कैसे किया जाए, इसके गाइडलाइन क्या है, इसके नियम क्या है, तो इसके लिए एक नेशनल लेवल पे वक्फ काउंसिल बना हुआ है। ठीक है, वक्फ काउंसिल खुद संपत्ति की देखरेख नहीं करता बल्कि एक नियम बनाता है। तो ये वक्फ काउंसिल है, केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ठीक है, तो वही राज्य वक्फ बोर्ड से ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है जिसे केंद्रीय वक्फ परिषद बोलते हैं, CWC। तो केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है, ये दिल्ली में स्थित है और पूरे भारत के वक्फ बोर्डों को गाइड करता है। मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो गाइड करता है। ये खुद सीधे जमीन नहीं संभालता है, ये नहीं संभालती, बल्कि नीति यानी पॉलिसी और निगरानी का काम करती है। कौन, केंद्रीय वक्फ परिषद। ठीक, फिर राज्य वक्फ बोर्डों को बताती है यही कौन, CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल। राज्य वक्फ बोर्डों को बताती है कि संपत्तियों का बेहतर उपयोग कैसे हो, और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो सुधार की सलाह भी देती है। कौन, केंद्रीय वक्फ परिषद। फिर केंद्र सरकार से आने वाले पैसे, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, डेवलपमेंट स्कीम के लिए पैसा हो गया, का उपयोग सही जगह करवाती है। कौन, ये CWC। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे नीचे ये कह सकते हो जमीनी स्तर पर होता है मुतवल्ली, जो वक्फ की यानी वक्फ जो संपत्ति होती है उसकी देख रेख करता है मुतवल्ली। ठीक, उसके ऊपर होता है स्टेट वक्फ बोर्ड, तो ये बोर्ड हो जाता है। इसके ऊपर हो जाता है CWC। ठीक है, तो CWC खुद संपत्ति का रख रखाव नहीं करता। ऐसे ही UPSC क्वेश्चन बनाएगा कि CWC भी संपत्ति को रखता है या उन संपत्ति को रख रखाव रखता है। ठीक है, तो CWC केवल नियम बताएगा, पॉलिसी बनाएगा। इनकी हेल्प करने के लिए है SWB की यानी स्टेट वक्फ बोर्ड की जो है हेल्प करने के लिए CWC कुछ गाइडलाइन बताएगा, कुछ स्कॉलरशिप जैसे भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए दिए या कोई जो है गरीब परिवार के लिए, तो फिर यही CWC बताएगा कि वक्फ के अंतर्गत जो गरीब परिवार उसमें जीवन यापन कर रहे हैं उस वक्फ की ज़मीन पर, तो उससे संबंधित कोई भी स्कीम आएगी तो यही CWC ही गाइड करेगा किसको, स्टेट वक्फ बोर्ड को। ठीक है, तो मुतवल्ली भी समझ गए होंगे आप, स्टेट वक्फ बोर्ड भी समझ गए होंगे, CWC भी समझ गए होंगे, और वक्फ क्या होता है ये तो पता ही हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये एक संपत्ति है जो दान कर दी जाती है। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और आसान भाषा में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आसान भाषा में समझते हो मुतवल्ली क्या होगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझोगे कि मुतवल्ली एक स्कूल का प्रधानाचार्य जैसा होता है जो रोज का काम संभालेगा, मुतवल्ली समझ गए। फिर राज्य वक्फ बोर्ड क्या होगा, वो एक राज्य शिक्षा विभाग जैसा जो पूरे राज्य की स्कूलों की देखता होगा। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे समझो कि ये दुकान, जमीन, मकान, ये संपत्ति वक्फ की, तो इसकी देख रेख कौन कर रहा है, मुतवल्ली। यहाँ समझ पा रहे हो, यानी केयर टेकर। और इसी केयर टेकर की ऊपर कौन है, राज्य वक्फ बोर्ड, जो इसकी निगरानी करेगा मुतवल्ली की, कहीं ये पैसा लेकर ना भाग जाए संपत्ति का। फिर इसके ऊपर गाइडलाइन करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद है। ये ठीक वैसा ही है जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काम करता है ना, कि कुछ गाइडलाइन बना दिया जो पूरे देश की नीति बनाता है और राज्यों को गाइड करता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय ने कोई जो है गाइडलाइन जारी की, ठीक है, गाइडलाइन जारी करेगा तो राज्य स्तर पर कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा वो इसी गाइडलाइन के थ्रू हो जाए। तो गाइडलाइन किसने बनाई है, केंद्र ने यानी सेंटर ने, और राज्य पे ये लागू हो रहा है, SWB पर ये लागू होगा। ठीक, तो आई थिंक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब थोड़ा ये समझते हैं कि जो संशोधन हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ये संशोधन हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इसमें कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो पारदर्शी, मतलब कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ भी हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता उसका हनन भी है। तो संशोधन के बाद क्या है वो पूरी स्थिति समझते हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है, ये संशोधन अधिनियम किस पे संशोधन किया गया, जो 1995 का वक्फ अधिनियम बना था। इससे पहले भी बना है 1954 के आसपास
वहाँ पे भी बना था, लेकिन ये जो 95 है ये बेस्ट है, क्योंकि इसी में विस्तार करके 95 में सारी चीज़ें लिख गई थी, तो 95 ही मेन माना जाता है, समझ पा रहे हो आप। तो इसी में संशोधन किया गया है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार द्वारा 1995 के वक्फ एक्ट में, यानी वक्फ एक्ट में किए गए बड़े बदलाव हैं। तो 2025 में जो बदलाव किए गए वो बड़े बदलाव हैं। ये कानून वक्फ संपत्तियों, अब वक्फ संपत्ति आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा भी मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई धार्मिक, ये चैरिटी वाली जमीन या इमारतें जैसे मस्जिदें या मदरसे, तो आपको पता ही वक्फ संपत्ति क्या होती है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो उसी इस कानून के तहत क्या किया गया, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो संशोधन आया है किसके लिए आया है, पारदर्शिता के लिए, बेहतर स्थिति बनाने के लिए और जवाबदेह सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन लाया गया था। फिर सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए मुतवल्ली है, अब वही अगर कोई धांधली कर दे तो पता ही नहीं चलता था, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है स्टेट वक्फ बोर्ड था, वो कई ऐसी संपत्तियों पर दावा करता था जो उसकी नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं थी और भ्रष्टाचार भी था इसमें। तो सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, संपत्तियों की सही लिस्ट बनेगी और सभी समुदायों को फायदा होगा। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है क्योंकि वे इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, ठीक है। ये था अभी सुप्रीम कोर्ट का, ये मैंने लिख ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को इस कानून के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रोक लगा दी, जैसे ऊपर न्यूज मैंने बताई थी आपको, लेकिन पूरा कानून रद्द नहीं किया, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब ये इसमें कुछ जो है बदलाव किया गया, जैसे वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया। फिर इसके अलावा वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, आपको पता होगा संशोधन के बाद जो वक्फ काउंसिल हुआ करती थी केंद्र स्तर पर, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जिससे क्या होता है, जिस वक्फ की संपत्ति में कई बार क्या होता है, कई पक्ष होते हैं। अब ये ज़मीन है, इस ज़मीन में कई सारे, मान लीजिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने इसको कहा, स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी संपत्ति वक्फ की। अब इसमें कोई दूसरा दावा करता है, या हिंदू पक्ष कह सकते हैं, हिंदू कह लो, या दूसरा कोई धर्म का व्यक्ति या सिख कह लो मान लो, तो ऐसे इन्होंने कहा कि ये ज़मीन तो हमारी है। तो अब इसमें क्या होगा कि दो समुदाय जब तक नहीं होंगे तो इस पर फैसला होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा कि CWC जो बनती है केंद्र स्तर पर, उसमें सारे क्या मुस्लिम हैं अभी, लेकिन संशोधन के बाद ये कहा गया कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो, ताकि नियम जब गाइडलाइन बने तो एक बेहतर तरीके से गाइडलाइन बन सके। तो ऐसी ज़मीन पर जब विवाद सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसी जब तक कोई गैर मुस्लिम पक्ष नहीं होगा तो हिंदू या सिख या किसी और गैर मुस्लिम का पक्ष कैसे रखेगा। तो उसी संदर्भ में ये चीज़ें करी गई हैं कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। संशोधन के बाद अनिवार्य किया गया। अब देखिए इसमें चीज़ें लिखी हैं कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया। अब इसमें मैंने जैसे ये लिखा है कि पुराने कानून में अगर कोई संपत्ति, चलो पढ़ देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए संशोधन के बाद क्या हुआ है। तो संशोधन के बाद जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो ऐसे समझो कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया संशोधन करके। तो पुराने कानून में क्या था, पुराने कानून में अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक, जैसे कई सालों से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक या चैरिटी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे बिना लिखित दस्तावेज के वक्फ संपत्ति माना जा सकता था। यानी पुराने कानून में क्या था कि जैसे मान लीजिए ये जमीन है, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वक्फ को कि इसको आप यूज कर लो, उसने दान नहीं दिया अभी, इसको आप यूज कर लो, लेकिन अब मान लो वो मुस्लिम पक्ष कहीं और चला गया, अब ये यूज हो रही, तो अब मान लो वो 50 साल बाद आया इससे मांगने की, ये वक्फ की ज़मीन हमने आपको यूज करने के लिए दी थी, वापस कर दीजिए। तो ये कहते थे कि ये वक्फ की संपत्ति हो गई है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी, संपत्ति माना जा सकता था। अब ये भविष्य के लिए बंद हो गया है। अब अगर ये 50 साल बाद व्यक्ति अगर मांगने आया तो इसको फिर वापस किया जाएगा वो संपत्ति, क्योंकि उसने यूज करने के लिए दी थी, दान नहीं की थी, ठीक है। फिर पहले से रजिस्टर्ड ऐसी संपत्तियाँ सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर कोई विवाद हो या सरकारी संपत्ति हो तो जाँच होगी, ठीक है। फिर इससे कई पुरानी संपत्तियाँ जो मौखिक दान पर आधारित थीं अब वक्फ दर्जा हो सकती हैं। तो ये जो है इसका संशोधन था। फिर दूसरा संशोधन किया है वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। अब राज्य वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। बोर्ड ज़्यादा समावेशी बनाया गया है। समावेशी मतलब उसमें सारे समुदाय के लोग शामिल होंगे, जिससे अलग अलग मुस्लिम संप्रदायों जैसे शिया सुन्नी का प्रतिनिधित्व भी होगा। पहले क्या होता था, केवल सुन्नी लोग ही वक्फ बोर्ड में कब्जा जमाए रहते थे, जबकि आपको पता होगा कि भारत में शिया ज़्यादा है। शिया की संख्या आपको पता होगा ना, मुस्लिम पक्ष भी सुन्नी और शिया में बटा हुआ है, मतलब बटा क्या है, उसमें दो पक्ष होते हैं, तो एक शिया हो गया एक सुन्नी हो गया। तो ये हालांकि दूसरी कहानी है, फिर इसको कभी कवर करेंगे। तो ऐसे आप समझ लो शिया सुन्नी में भारत में शिया की संख्या ज़्यादा है, भारत में शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। तो अब इन बोर्डों में शिया की संख्या कम है, यानी काउंसिल में बोर्डों में। तो वही किया गया कि अब इसमें क्या होगा कि इसे समावेशी बनाया गया, जिससे अलग अलग मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मुस्लिम मामलों में सरकारी दखल बढ़ाएगा। मतलब वो तो देखो बात है भी, क्योंकि जब भी कोई सुधार होगा तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ आवाज़ तो उठेगी, ठीक है।
तो ये सुधार तो जरूरी भी था। आगे चलते हैं। फिर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका ज़्यादा हो गई है। अब वक्फ बोर्ड की नियुक्तियां, संपत्तियों की जांच और विवाद सुलझाने में सरकारी अधिकारी ज़्यादा शामिल होंगे। यह उम्मीद यानी सुरक्षित पारदर्शी वक्फ प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इससे वक्फ संपत्तियों को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के बजाय सरकारी सिस्टम से जोड़ा गया। अब देखो सरकार का नियंत्रण इसमें बढ़ा है। कुल मिला के समझो, आप हेडिंग समझ लो, ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप पॉज करके पढ़ सको, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा किसमें, वक्फ बोर्डों में या CWC में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों की जमीनों को वक्फ घोषित करने पर रोक है। पहले क्या होता था कि अनुसूचित जाति की कोई जमीन है उस पर वक्फ को अगर दान कर दिया तो फिर उसको वापस नहीं ले सकते। अब ये क्या कर दिया गया कि अनुसूचित जनजातियां जो है ST वर्ग की हैं, अगर उसने जमीन दी तो वो जो है अब दे ही नहीं सकता, उसको वक्फ माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5th और 6th शेड्यूल है हमारी, 5वीं 6वीं अनुसूची, उसके तहत अनुसूचित जनजातियों की जमीनें अब वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएंगी। तो ये एक सुधार किया गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, अतिक्रमण के खिलाफ समय सीमा लगा दी गई है कि अब अतिक्रमण ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और डिजिटलीकरण अनिवार्य किया गया। ये इंपॉर्टेंट था कि अब जो है ये डिजिटलीकरण रूप में और इनका जो रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य होगा। ऐसे आप किसी की भी जमीन नहीं ले सकते, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक। तो ये पूरे थे। ये बदलाव आपको पता ही होगा 2025 में, यानी अप्रैल 2025 संसद में पास हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विवादास्पद हिस्सों, अब इसमें जैसे टाइटल जांच के सेक्शन C, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं, मैं ऐसे लगा दिया। इस पर कुछ निर्णय आएगा अलग से तो हम लोग जरूर कवर करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई है वक्फ के बारे में। फिर भी अगर कोई भी कमेंट आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो उसको हम लोग और बेहतर तरीके से किसी दूसरी वीडियो में समझा देंगे। ठीक है।